दोस्तों नमस्कार। मैं भानु प्रताप। अभी हम लोग एमएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 टीचर एजुकेशन के कुमार पब्लिकेशन के संजय पब्लिकेशन के एमसीक्यू देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आगे जो है यूजीसी नेट की बुक में जो टीचर एजुकेशन वाला एक सेक्शन दे रखा है उसमें जो एमसीक्यूज दिए हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षक के ऊपर बालकों के किस विकास का दायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में दिया है ए और बी दोनों, यानी बौद्धिक और व्यक्तित्व। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब वो वैसे ही सर्वांगीण विकास की जब बात आएगी तो हम पूरा पर्सनालिटी की बात करते हैं, और पर्सनालिटी में एक व्यक्ति की सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो मुख्य रूप से बौद्धिक मतलब जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा है, यानी बौद्धिकता की बात आ जाती है। और व्यक्तित्व का जो उसके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी ये पक्ष होते हैं, उनको इंक्लूड करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास का भी जो दायित्व है किसका है? शिक्षक का है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक भावी शिक्षक के व्यावसायिक कौशल के अतिरिक्त अन्य किस ज्ञान का विकास करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देख लेते क्या क्या, कौशल, अभिव्यक्तियों और स्वयं विकास का ज्ञान, मतलब स्वयं के विकास का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अध्यापक शिक्षा का तात्पर्य अध्यापकों की डैश 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 व्यवस्था से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशिक्षण से, जो ट्रेनिंग्स है उससे रहता है। कि सामान्य अध्यापक शिक्षा का तात्पर्य मतलब अध्यापक शिक्षा में क्या दिया जाता है? तो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बीएड भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एमएड भी क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाने के गुण का विकास कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, प्रशिक्षण से। जो प्रशिक्षण है उसी से जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल मतलब कैसे किया जाएगा, कैसे कार्य करेगा, क्योंकि इसमें उसको पहले से चीज़ों को करने को दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब उस चीज़ का एक माहौल भी दिया जाता है, वैसे कार्य कराए भी जाते हैं। तो जब अभ्यास और ट्रेनिंग और उस प्रकार के माहौल को एक शिक्षक प्राप्त करता है तो क्या है कि वो चीज़ों को अच्छे से जान जाता है, तो चीज़ें क्या है? सरल हो जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा की भूमिका तथा कार्यों में परिवर्तन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवर्तन होते रहते हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ते रहते हैं। अगला है, शिक्षण की चुनौतियों का सामना एक अध्यापक किस प्रकार से करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? मनोवैज्ञानिक तरीकों से, सामान्य शिक्षा से, अनुभव को प्रकट करके। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है? उससे चुनौतियाँ जो आती हैं अलग अलग क्षेत्रों में आती हैं, उनको मनोवैज्ञानिक ज्ञान से बच्चे के बारे में रुचि, योग्यता और क्षमता के बारे में जानता है। सामान्य शिक्षा से जो है वो अपने विषय के बारे में जानता है कि जिस विषय का शिक्षक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है, उसके बारे में अनुभव को प्रकट करके जो एक्सपीरियंस हैं कि कैसे कौन सी अवस्था में क्या अनुभव आते हैं, इन सब चीज़ों से क्या है अध्यापक जो समस्याएं आती हैं उनके चुनौतियों का सामना करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अध्यापक शिक्षा के विषय क्षेत्र हैं? तो विषय से क्षेत्र क्या है? ये है संदर्भित दक्षता, संकलनात्मक दक्षता और विषय वस्तु दक्षता। तो संदर्भित की जो कहाँ पे कौन सी चीज़ का संदर्भ है, मतलब किस रेफरेंस में समझाना है, ये हो गया संकलनात्मक। संकल्पना मतलब एक उसका ये कॉन्टेक्स्ट बनाना, चीज़ों को समझाना, कैसे कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाना, ये चीज़ हो गई। विषय वस्तु दक्षता मतलब मास्टरी ऑफ अगर सब्जेक्ट मतलब अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना, तो अपने सब्जेक्ट की मास्टरी के उसके बारे में हर चीज़ जानना है, छोटे से बारीक से गहनता से अध्ययन करना, उससे बारीकी से बारीकी की जो चीज़ें हैं उनको जानना। फिर अगला है, अध्यापक शिक्षा के विषय में क्षेत्र संप्रेषण संबंधी दक्षता के बारे में किस भारतीय आयोग ने अपने विचार रखा है? तो संप्रेषण मतलब संप्रेषण यहाँ पे शब्द जो लिया गया है, संप्रेषण का अर्थ है कि अपनी बात को जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच पाए, वो उस चीज़ को उसी परिप्रेक्ष्य में समझे जैसा आप बता रहे हो, उसी के हिसाब से वो समझे, तो ये संप्रेषण है। और उसकी बात आप तक पहुंच पाए, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरतों को आप शिक्षक अपने बालक की ज़रूरतों को समझ पाए और जो बालक है वो शिक्षक द्वारा बताई गई चीज़ों को समझ पाए, तो यही संप्रेषण प्रक्रिया होती है।
तो इसके बारे में किसने बात करी है, संप्रेषण संबंधी दक्षता के बारे में किसने बात करी, तो राममूर्ति आयोग को ही कब ये आया 1992 में, और ये किसके लिए आया था, ये 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी समीक्षा करने के लिए आया था कि क्या उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्या अपडेशन किए जाने चाहिए, कितना प्रभावी रही, इसको जानने के लिए ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ में एक जनार्दन रेड्डी समिति भी आई है, तो वो 90 में उस आई है, तो वो भी क्या थी कि वो जनार्दन रेड्डी उस समय पे मुख्यमंत्री कहीं के थे, शायद आंध्र प्रदेश के, हाँ मुख्यमंत्री थे, एग्जैक्ट तो याद नहीं लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया बता रहे हैं, तो यहीं पे वो भी आई थी, तो वो इसके क्रियान्वयन के लिए आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा के विषय में क्षेत्र मूल्यांकन दक्षता में किस मूल्यांकन को जरूरी बताया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, आवधिक मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन। आवधिक मतलब जो अवधि पे होते हैं, मतलब जिसको हम समेटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो वो भी, और दूसरा हमारा समग्र मतलब ओवरऑल जो हर पक्ष का होता है वो समग्र मूल्यांकन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूलभूत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के अभाव में व्यक्ति समादर योग्य नहीं बन पाता, तो इसका राइट आंसर है कि सत्यनिष्ठता, सहयोगिता और सेवा भावना। अगर ये चीज़ें नहीं हैं व्यक्ति के अंदर, तब क्या है कि वो समाज में क्या है, आदर योग्य नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको सम्मान तभी मिलेगा जब वो सत्यनिष्ठता मतलब सत्यभाषी हो, सहयोगिता मतलब लोगों का सहयोग करता हो, लोगों से कोऑपरेटिव करता हो, फिर सेवा भावना मतलब उसके अंदर दया भाव हो, लोगों की हेल्प करने का गुण हो। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो व्यक्ति आदर नहीं प्राप्त कर पाएगा समाज में। आचार्य राममूर्ति आयोग 1992 के प्रतिवेदन में किस अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में अभाव के कारण शिक्षण अभ्यास पर पक्ष निरंतर उपेक्षा को ही उत्तरदायी मानता है, तो इसमें संप्रेषण संबंधी जो दक्षता है, अगर ये नहीं है, इसके कारण ही क्या है, इसको उपेक्षा या को उत्तरदायी माना गया। अगर इन चीज़ों की उपेक्षा की जाएगी तो ये समस्याएं आएंगी। भारतीय अध्यापक शिक्षा में कौन सी कमियां विद्यमान है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन से देखते हैं, तो सुविधाओं का अभाव है, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध है, व्यावसायिक विकास प्रबंध का अभाव है। तो वित्तीय मतलब सुविधाओं मतलब जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ नहीं है, शिक्षक नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं है, कहीं रूम नहीं है। अपर्याप्त वित्तीय प्रबंध मतलब जो पैसे का है, मतलब जितना धन खर्च होना चाहिए। अगर विकास से विकसित देशों के बारे में अमेरिका, जापान में बात करें तो वहाँ पे 17, 18, 20% तक जो है जीडीपी का पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाता है, लेकिन भारत का हाल वो है 6% भी अभी नहीं खर्च कर पा रहे हैं, 2-3% पे ही मैक्स रुक जाते हैं संपूर्ण जीडीपी का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस आयोग ने यह बताया कि शिक्षा पेडागॉजी विधि विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोठारी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं क्या क्या, प्रत्यय संबंधी कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवसायिक कौशल। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, शिक्षक स्तर संबंधी यूनेस्को के प्रस्ताव में अध्यापक शिक्षा के 3 विशिष्ट उद्देश्य हैं, निम्न में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉलिंग जो है इसमें संबंधित नहीं है, बाकी बोधगम्यता, कौशल और अभिवृद्धि इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए वो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा कब पाठ्यक्रम का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, कब प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, 1970 में। अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसकी व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एनसीटीई जो है इसको बोलेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये जो है इसका ये किसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करती है, तो ये शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करती है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें हमारा शामिल रहता है शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान यानी पेडागॉजी रहती है, चाइल्ड साइकोलॉजी रहती है, फिर हमारा विद्यालय प्रशासन, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण में कक्षेत्र व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्य में शामिल पाया जाता है, तो ये इसका 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सत्रीय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, सामुदायिक सहकार्य, ये सभी। तो ये कक्षेत्र मतलब कक्षा से इतर
यहाँ पे कक्षा के बाहर की बात की जाती है, क्लासरूम से बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, तो गठन की जब अगर बात कभी आएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1973 में। राष्ट्रीय एनसीटीई का मतलब गठन कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पूर्व सेवा काल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल किया। पूर्व सेवा काल से पहले मतलब जो हम बीएड डीएलएड बीटीसी पहले जैसे चलता था या एमएड जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो उसमें मनोविज्ञान बाल विकास समाजशास्त्र ये सभी शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर पे आ जाते हैं। पूर्व बाल्यकालीन स्तर पर समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, जैसे आंगनबाड़ी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो पूर्व इसमें जो है पूर्व बाल्यकालीन की जब बात आती है तो इसमें हम बात करते हैं पहले जो होता था 5 साल तक के बच्चों का, तो 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे होती थी उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो ये आंगनबाड़ी में होता था, राजपूर्व प्राथमिक विद्यालय होते थे उनमें होता था। और इसके लिए अभी फाउंडेशन एज ही अलग तरीके से अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है जिसका डायग्राम मतलब एक ढांचा ये रहेगा 5+3+3+4 जो कि कल क्वेश्चन आया भी था क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे कि जो फाउंडेशन स्टेज रहेगी, फाउंडेशन स्टेज में क्या रहेगा, जिसमें हमारा रहेगा पहले एनसी केजी नर्सरी जो रहता है वो रहेंगे 3 साल का, और कक्षा 1 और 2 उसमें शामिल रहेगा, तो उससे जुड़ा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर प्राय किन कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 से 5 तक। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है, तो इसमें राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 14 से 15 वर्ष। हालांकि ये इसमें मेरे हिसाब से ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे जो रहते हैं 6 से 8 तक के बच्चे रहते हैं। तो अगर इसमें हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 11 साल से मुझे लगता है, मेरे हिसाब से 11 साल से 14 साल तक के बच्चों को रखा जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा उच्च प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर कितनी आयु के बालकों को रखा गया है, तो ये इसमें 14 से 15 दिया है। चलिए जो है देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो वैसे 11 से लेके 14 होना चाहिए। फिर अगला है प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी उपरोक्त सभी। तो देखते क्या क्या भारतीय विकासशील समाज, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्थिति तथा समस्याएं, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर अध्यापन शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो माध्यमिक स्तर पर अध्यापन शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी उपरोक्त सभी। तो क्या क्या है, स्वतंत्र चिंतन, स्वाध्याय, अन्वेषण एवं सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, शैक्षिक तकनीकी तथा सूचनाओं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष पारदर्शिता की प्राप्ति में भावी अध्यापक वर्ग को की सहायता करना। अगला है संकलनात्मक स्पष्ट अवबोध उत्पन्न करने की दक्षता प्राप्त करने हेतु अध्यापक वर्ग की प्राप्ति करना, तो ये सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये जो दिए हैं सभी शामिल हैं, इसका अर्थ ये यहाँ पे निकल रहा है। छात्रों को मानसिकता तथा मनोविज्ञान को समझने की शक्ति उत्पन्न करना, छात्रों के मार्गदर्शन एवं परामर्शन हेतु कौशल विकसित करना, उनमें सौंदर्यानुभूति विकसित करना, तो ये सभी हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कि शामिल नहीं, तो इसमें सभी शामिल हैं, इसलिए इसमें कोई नहीं हो जाएगा। फिर माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्षों में से कौन सा पक्ष शामिल है, तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों शामिल हैं, उभरता भारतीय समाज, अध्ययन अध्यापन का मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्यापक शिक्षा को शिक्षा के समान एक जीवन व्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है, तो 28 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रवाह पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष में किसे सम्मिलित किया गया है, तो 29 का राइट आंसर जो रहेगा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इंटरप्रेन्योरशिप या संस्थानिक आयोजन। अगला है प्रबंधन, प्रोजेक्ट निर्माण एवं संगणक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक समस्या एवं चुनौतियाँ, तो ये सभी चीज़ें इसमें
शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शैक्षिक प्रवाह पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। अब नहीं पूछ रहा है तो 30 का हम राइट आंसर देखेंगे, इसमें हो जाएगा डी, इंटर्नशिप शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी है, तो क्या क्या है देख लेते हैं। तो शिक्षा को दिन प्रतिदिन की अनेक समस्याओं का हल करना होता है। शिक्षकों को जो है दिन प्रतिदिन की जो अनेक समस्याएं हैं उनका हल करना होता है। अगला है, शिक्षा के ज्ञान के क्षेत्र में पुनः अर्थापन्न की प्रवृत्ति का विकास तीव्र गति से हो रहा है, जिससे अध्यापक प्रशिक्षण के समय दी गई शिक्षा की निरपेक्षता का मूल्यांकन किया जा सके। विद्यालय शिक्षण में नए एवं उपयोगी अनुदेशन माध्यमों की खोज की जा रही है। भाषा प्रयोगशाला, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, दूरदर्शन का उपयोग नए तरीके से शिक्षण एवं अधिगम के लिए हो रहा, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेवारत अध्यापक शिक्षा की वर्तमान संरचना तथा प्रतिमान क्या है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी क्या क्या हैं, अभिन्यास पाठ्यक्रम, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम और संध्याकालीन पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अभ्यास की पूर्व तैयारी के लिए क्या व्यवस्थाएं उत्पन्न की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा, शिक्षा दर्शन अनुदेशन। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा 34 नंबर, दूरवर्ती शिक्षा में प्रशिक्षण हेतु प्रक्रिया को किन किन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी को, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षार्थी, गैर व्यावसायिक प्रशिक्षार्थी और स्रोत कर्मचारी तथा वर्ग विकास। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, तो 35 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो दोनों कार्य हो गए, कौन कौन से, अधिगम सामग्री तथा दल कार्य आदि को उच्च स्तरीय बनाना और प्रेषित करना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तरीकों से व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम को संगठित तथा संचालित करना, तो इसका दोनों सही है। अगला है, दूरवर्ती शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 36 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संप्रेषण रहता है। फिर है संप्रेषण, जिसको हम बोले कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हमारा है, निम्न में से कौन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर 38 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या क्या, कार्यक्रम क्षेत्र का मापन, कार्यक्रम का दीर्घकालिक लाभ, वांछनीय व्यवहार को आदर्श बनाना। अगला क्वेश्चन है, उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न में से कौन है, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं क्या क्या हैं, स्वनिर्भरता का गुण पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, बौद्धिकता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रेशर कार्यक्रम किस शिक्षक को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपने सहकर्मियों के साथ अनुभव का आदान प्रदान कर सके, तो इसका राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा, सेवारत अध्यापक का। अगला क्वेश्चन है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में किस ज्ञान को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो 41 का राइट आंसर जो रहेगा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्यवसायिक ज्ञान का, मनोविज्ञान और बाल विकास, इन सभी के ज्ञान को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के लिए सेवा पूर्व अध्यापक के शिक्षण में किन तत्वों को समावेशित किया जाता है, तो 42 का राइट आंसर जो रहेगा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या क्या, सृजनात्मकता, सौंदर्य बोध ज्ञान, संवेगात्मक विकास ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अध्यापक शिक्षा में सहयोगात्मक पहलू है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या क्या हैं, भाषा ज्ञान, आत्म अभिरुचि, सी है प्रबंधन ज्ञान, तो ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का उद्देश्य क्या होता है, तो 44 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सामाजिक मूल्यों को समझना और प्रतिबद्ध शिक्षण उद्यमी बनाना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए निम्न में से किसका विकास करना आवश्यक होता है, तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या क्या हैं, दक्षता, कौशल, प्रबंधात्मक ज्ञान, उपरोक्त सभी हैं। तो प्रशिक्षण विद्यालय में किस किस प्रकार की सामान्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा उपयुक्त सहायक सामग्रियाँ, तो इसका ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। एक अध्यापक सच्चे अर्थों में तब तक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता जब तक वह स्वतंत्र अध्ययन नहीं करता हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तभी तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित ना हो। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए हैं, संकल्पना ही वह आधार है जिस पर अधिगम को स्थापित तथा विकसित कर पाना संभव होता है। दूसरा है, आचार्य राममूर्ति आयोग के प्रतिवेदन में विषय वस्तु संबंधित दक्षता के अभाव के कारण शिक्षण अभ्यास पर पक्ष की निरंतर उपेक्षा की को ही मूलतः उत्तरदायी माना गया है। तो इसका 47 का जो है 48 का जो रहेगा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन असत्य है, तो इसमें असत्य की बात आएगी। तो दूसरा वाला असत्य है। क्यों दूसरा असत्य है? क्योंकि इसमें विषय वस्तु पे नहीं, वो संप्रेषण पे उन्होंने बात करी है, कौन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग में। फिर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन है, अध्यापकों के आवास सहित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाना चाहिए। तो 49 का राइट आंसर क्या है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें का जो रहेगा 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है। पहला इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि मुंबई में नहीं, वो नई दिल्ली में स्थापित है। तो यहीं तक इसमें क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के हैं और वैसे क्वेश्चन उम्मीद है नहीं आएंगे। तो ये हम मान के चलते हैं और अगले यूनिट के क्वेश्चन अब करेंगे। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अगले हर यूनिट का अलग वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तो आप लोग ऊब जाएंगे देखते देखते। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा है कि हर यूनिट का अलग एक वीडियो बना देंगे। और एक चीज़ और आप लोगों से फीडबैक चाहिए है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी से MCQ ऐसे रिपीट करते बोलते हुए चले जाएं, या थोड़ा एक्सप्लेन करके जैसे बताते हैं तो एक्सप्लेन करके बताया जाए। इस चीज़ को ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, सभी का धन्यवाद।